गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमने हरियाणा जीके की जो क्लास है वो टॉपिक वाइज शुरू कर रखी है और इससे पहले हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 7 है और इसमें हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो मूर्तियों को लेके रहेगा। तो हमने ये हेडलाइन बना के रखी है कि हरियाणा जीके क्लास 7 टॉपिक का क्या नाम है, मूर्तियाँ। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मूर्ति का मतलब क्या है। तो मूर्ति का साधारण सा एक सिंपल सा अर्थ है आकृति, यानी कि किसी ठोस वस्तु, मिट्टी, धातु के द्वारा कोई आकृति या कोई रूप देना ही क्या कहलाता है, मूर्ति कहलाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मूर्तियों की शुरुआत है या इस कला की जो शुरुआत है वो भारत में कब से हुई थी। तो भारत में ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ति कला की जो शुरुआत है वो वास्तव में हड़प्पा सभ्यता से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, कब से मानी जाती है इसकी शुरुआत? हड़प्पा सभ्यता से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जो मूर्तियाँ यानी मूर्तियों का और स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि स्थापत्य कला या मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास तो किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त काल में। अब यही क्वेश्चन हरियाणा से संबंधित भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में मूर्ति कला या स्थापत्य कला में सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और भारत में कब से इसकी शुरुआत मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता से इसकी शुरुआत मानी जाती है। अब देखो क्या होता है, एग्ज़ाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मूर्तियों से संबंधित कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसको कहा जाता है। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, और आगे भी पूछ सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है किसको? कृति स्तंभ, या फिर जिसको हम विजय स्तंभ भी बोलते हैं। या फिर क्या है वो? विजय स्तंभ। ठीक है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। और जो ये विजय स्तंभ है या कृति स्तंभ है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को या कृति स्तंभ को, जो कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसको विष्णु ध्वज भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? विष्णु ध्वज। अब देखो, विष्णु ध्वज क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला, कितने मंजिला है ये? 9 मंजिला। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग वो 120 फीट है। तो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ऊंचाई कितनी है? लगभग 120 फीट। और चौड़ाई कितनी है? 30। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तो विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस 9 मंजिला में से जो पहली मंजिल है उस पर विष्णु भगवान का मंदिर है। ठीक है, इस पर किसका मंदिर है? विष्णु मंदिर है पहली मंजिल पर, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। मूर्तियों का मतलब क्या हो गया? आकृति। सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में, चाहे वो हरियाणा से रिलेटेड पूछा जाए या फिर भारत से रिलेटेड। भारत में वास्तविक शुरुआत कब से मानी गई? हड़प्पा सभ्यता से। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा गया? विजय स्तंभ या फिर कृति स्तंभ, इसी को बोलते हैं।
कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। किसने बनाया? राणा कुंभा ने बनवाया। ठीक है, इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला है। ऊंचाई कितनी है? 122 फीट, चौड़ाई 30। इसको क्या बोला जाता है? विष्णु ध्वज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 9 मंजिल में से पहली मंजिल पर विष्णु का मंदिर है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी बोला जाता है। इसके अतिरिक्त जो एग्ज़ाम में फैक्ट पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं, वो क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जो हरियाणा से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उन पर कौन सी कला का प्रभाव है, कौन सी स्वार्धिक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, मैं इसको अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट यहाँ तक। ठीक है, अब देखो जो हरियाणा से जो मूर्तियाँ मिली हैं, जितनी भी हरियाणा राज्य से मूर्तियाँ मिली है, जो हरियाणा राज्य से जितनी भी मूर्तियाँ मिली हैं उन पर कौन सी कला का प्रभाव है? तो उन पर गंधार कला, मथुरा कला और द्रविड़ कला का प्रभाव है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था कि जो हरियाणा से या राज्य से जितनी मूर्तियाँ मिली है उन पर निम्नलिखित में से कौन सी शैली या कला का प्रभाव है? तो तीनों का प्रभाव है, लेकिन स्वार्धिक प्रभाव किसका मिला है? तो हरियाणा राज्य से प्राप्त मूर्तियों पर स्वार्धिक प्रभाव किसका है? मथुरा कला का है। किसका है? मथुरा कला का है। तो बच्चों अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये गंधार कला क्या है, मथुरा कला क्या है और द्राविड़ कला क्या है। तो हम पहले इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सी कला का है? मथुरा कला का। वैसे तीनों कला का जो मूर्ति कला पर प्रभाव नज़र आता है, मूर्तियों पर प्रभाव नज़र आता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गंधार कला के बारे में। जो गंधार कला है इसको हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हिंदू यूनानी कला। अब क्यों कहते हैं हिंदू यूनानी कला? क्योंकि जो इस कला की विषय वस्तु होती है, जो इस कला की विषय वस्तु होती है वो क्या होती है? वो भारतीय यानी कि हिंदू होती है। विषय वस्तु क्या है इसकी? भारतीय है। लेकिन इसकी जो कला शैली है, जो इन मूर्तियों की कला शैली है वो क्या होती है? वो या तो रोमन होती है या यूनानी कह सकते हैं, यूनानी होती है। ठीक है, तो पता चल गया विषय वस्तु क्या होती है? भारतीय। और कला शैली कैसी होती है इनकी? रोमन या फिर यूनानी। अब देखो इनमें मुख्यतः जो मूर्तियाँ होती हैं वो कौन सी मिलती हैं? भगवान बुद्ध से संबंधित मिलती हैं। तो गंधार कला की जो भी मूर्तियाँ मिलेगी वो भगवान बुद्ध से संबंधित मिलेंगी। ठीक है, तो इनकी जो इस कला की शुरुआत हुई थी वो भी किस मूर्ति से हुई थी? भगवान बुद्ध की सुंदर कृति बनाकर या मूर्ति बनाकर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः कौन सी मूर्तियाँ मिलेंगी? भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिलेंगी इसमें मुख्यतः मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद जो है मथुरा कला। अब मथुरा कला क्या होती है? वो कला जिसका विकास मथुरा से हुआ या जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मथुरा से हुई है, उसको क्या बोला जाता है? मथुरा कला। और इसमें क्या होता है? इसमें सभी मुख्यतः बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म या फिर हिंदू धर्म, इन तीनों धर्मों से रिलेटेड मूर्तियाँ मिलती हैं। इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी मिलती है, जैन धर्म से रिलेटेड भी मिलती है और हिंदू धर्म से रिलेटेड भी मूर्तियाँ मिलती हैं। और इसमें जो मूर्तियाँ होती हैं वो मुख्यतः कैसी होती है? या तो श्रृंगार वाली या वस्त्र विहीन या फिर नृत्य वाली या फिर होती है यक्ष यक्षणियों की मूर्तियाँ।
ठीक है। तो मथुरा कला में मुख्यतः किस प्रकार की मूर्तियाँ मिलती हैं, तो श्रृंगार वाली या वस्त्र विहीन या नृत्य वाली या फिर यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ। तो ये हो गई मथुरा कला। अब इसके बाद क्या बच गया, द्रविड़ कला। द्रविड़ कला क्या होती है, जिस कला का विकास दक्षिण भारत में हुआ है। ठीक है, द्रविड़ कला कौन सी हो गई, जिस कला का विकास दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु व उसके निकटवर्ती क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, वहाँ विकसित हुई है, वो सारी की कौन सी कहलाती है, द्रविड़ कला कहलाती है। ठीक है, और इसमें मुख्यतः हिंदू मंदिर या मूर्तियाँ आती हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः क्या आता है, हिंदू मंदिर व मूर्तियाँ। तो ये तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया, यानी कि गंधार कला हिंदू यूनानी, मथुरा जो मथुरा में विकसित हुई और द्रविड़ जो दक्षिण भारत में विकसित हुई। तो ये थे तीनों के तीनों। सबसे ज़्यादा प्रभाव हरियाणा से प्राप्त मूर्तियों में किसका है, मथुरा कला का। किस कला का है, मथुरा कला का। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन कि हरियाणा से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियाँ। एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां। तो हरियाणा से प्राप्त जो सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां थी वो किसकी थी, यक्ष यक्षिणियों की। तो हरियाणा से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां किसकी थी, यक्ष यक्षिणियों की। और इनको क्या माना जाता है, आराधकों का रक्षक। एग्ज़ाम में पूछा गया था किनको आराधकों का रक्षक माना जाता है, तो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों को आराधकों का रक्षक माना जाता है। जो ये मूर्तियां हैं ये हरियाणा में नदियों, कुओं, तालाबों, पोखरों इत्यादि के किनारे मिली हैं। तो एग्जाम में क्या पूछा गया था, कुओं, तालाबों व पोखरों के किनारे कौन सी मूर्तियां अधिक मात्रा में मिली हैं, तो वो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिली है। हरियाणा से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियां भी कौन सी है, यक्ष यक्षिणियों की। ठीक है, इनको किसका रक्षक माना जाता है, आराधकों का रक्षक माना जाता है। और ये जो मूर्तियां होती हैं यक्ष यक्षिणियों की, ये लाल व सफ़ेद पत्थर से, ठीक है, लाल व सफ़ेद पत्थर से बनी हुई होती है। क्योंकि मथुरा कला में जो भी फैक्ट आते हैं उसमें मुख्यतः जो मूर्तियां हैं वो लाल व सफ़ेद से बनी होती हैं। और जो मथुरा कला में मैंने बताया था कौन सी मूर्तियां आती थी, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। इसीलिए हरियाणा से प्राप्त मूर्तियों पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है, मथुरा कला का। तो ये फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो मूर्तियां हैं ये मुख्यतः हरियाणा में कहाँ कहाँ मिली है। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। ये पलवल, भादस व हथीन यहाँ से मिली है। तो मुख्यतः ये कहाँ से मिली है, हरियाणा में, पलवल, भादस, हथीन। ठीक है, तो यहाँ तक पता चल गया हरियाणा से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन मूर्तियों के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो दूसरे नंबर पर हरियाणा में सर्वाधिक मूर्तियाँ कहाँ से मिली है। तो देखो, इससे अगला जो हमारा फैक्ट है, जो गुज्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियां हैं वो लगभग पूरे हरियाणा से मिली है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा गया था ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जो लगभग पूरे हरियाणा से मिली है। तो गुज्जर प्रतिहार कालीन मूर्तियां हैं जो लगभग पूरे हरियाणा से मिली हैं। और ये यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों के बाद सेकंड नंबर पर हरियाणा से सर्वाधिक मात्रा में मिली है। तो ये सेकंड सर्वाधिक हो गया। ठीक है, यानी पहले नंबर पर क्या हो गया, यक्ष यक्षिणियों की, और दूसरे नंबर पर है गुज्जर प्रतिहार काल की। और ये लगभग कहाँ से मिली है, पूरे हरियाणा से ये मिली है। अभी देखो, मूर्तियों से रिलेटेड एक फैक्ट याद आ गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने हरियाणा में मूर्तियों तथा मंदिरों को नष्ट किया। तो फिरोज शाह तुगलक था,
तो फिरोज शाह तुगलक ने, एक फैक्ट भी आता है गोहाना से संबंधित, इस फिरोज शाह तुगलक ने जो गोहाना के मंदिरों के पुजारी थे और जो नागरिक थे उनके हाथ कटवा दिए थे और यहाँ के मंदिरों को नष्ट कर दिया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हरियाणा में किस शासक ने पुजारियों के हाथ कटवा दिए थे व नागरिकों के हाथ कटवा दिए थे। तो गोहाना में फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा किया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अभी ये भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि हरियाणा में सभी धर्मों की मूर्तियाँ कहाँ रखी गई है। तो हरियाणा में सभी धर्मों की जो मूर्तियाँ हैं वो पानीपत में एक आध्यात्मिक संग्रहालय है। सभी धर्मों की मूर्तियाँ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो पानीपत के आध्यात्मिक संग्रहालय में रखी हुई है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि हरियाणा में सभी धर्मों की मूर्तियाँ कहाँ रखी गई है। तो पानीपत के आध्यात्मिक संग्रहालय में वो रखी गई है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा में स्वार्थिक नुकसान मूर्तियों को किस काल में हुआ था। तो वो मध्य काल में हुआ था। स्वार्थिक ह्रास किस काल में हुआ था? मध्य काल में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इनको कॉपी में नोट डाउन करना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे लगभग एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे हम अभी करेंगे। तो एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था कि राज्य में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा ये कहाँ से मिली है। तो ये कहाँ से मिली है, इसका आंसर क्या दिया गया था? हरनौल से। कहाँ से प्राप्त हुई है? राज्य में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? हरनौल से। इसके बाद पूछा गया महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, राज्य में महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ। तो राज्य में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ से मिली है? ब्राह्मणवास। और ये किस में पड़ता है? रोहतक में। ठीक है, इसके बाद एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां, महात्मा बुद्ध की दो संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से मिली है। तो ये कहाँ से मिली है? नौरंगाबाद से। और नौरंगाबाद किस में पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। किस में पड़ता है? भिवानी में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एकमात्र पंचमुखी शिव की प्रतिमा, हरियाणा से एकमात्र पंचमुखी शिव की प्रतिमा, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये पेहवा से प्राप्त हुई है, जो कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम में पूछा गया त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति हरियाणा में सीवण गांव से प्राप्त हुई है। और सीवण किस में पड़ता है? ये कैथल में पड़ता है। ये किस में पड़ता है? कैथल में पड़ता है। इसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन और आया था, आदि शिव है, आदि शिव है उनके वाहन नंदी की मूर्ति, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सोनीपत से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सोनीपत से प्राप्त हुई है। और सोनीपत से कल फैक्ट रह गया था, उसमें क्या एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था, 1200 यूनानी बैक्टीरियाई आधे दिरहम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 1200 यूनानी
बैक्टीरियाई, आदे, दिरहम, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। इनको फटाफट एज इट इज़ नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में ये फैक्ट पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ बार बार, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा हरनौल से, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ ब्राह्मणवास रोहतक से, महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ औरंगाबाद भिवानी से, एकमात्र पंचमुखी शिव की प्रतिमा पेहवा कुरुक्षेत्र से, त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति सीवण कैथल से, आदि शिव व उनके वाहन नंदी की मूर्ति सोनीपत से, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जो पूछे जा चुके हैं वो पॉइंट टू पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा फैक्ट है जो मूर्तियों से रिलेटेड था और एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो नोट कर लीजिए फटाफट। भगवान बलराम की मूर्ति, तो भगवान बलराम की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? स्थल बोहर, जो कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। इसके बाद मैंने ये फैक्ट पहले भी करवाया था कि ऐसी मूर्ति कहाँ से मिली है जहाँ एक बैलगाड़ी में संगीतकारों को बैठे हुए दिखाया गया है, तो वो सुध गांव से मिली थी। यानी बैलगाड़ी में बैठे संगीतकारों को दिखाया गया है। तो ऐसी मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मूर्ति मिली है सुध से, और सुध कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में, ठीक है। इसके बाद पूछा गया एग्जाम में गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति। तो गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अग्रोहा से, और अग्रोहा कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। ये भी एग्ज़ाम में पहले आ चुका है, ठीक है। इसके बाद देखो, शेष सैया पर लेटे, शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति, शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? फिजूलपुर से। ये कहाँ पड़ता है? सोनीपत में, फिजूलपुर से। तो ये यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके बाद एक फैक्ट और एग्जाम में पूछा गया था, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति, सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये थानेसर, अमीर थानेसर से प्राप्त हुई है। यानी कि ये कुरुक्षेत्र का एक पार्ट है। यानी ये जिला कौन सा आ जाएगा? कुरुक्षेत्र। तो यहाँ देखो, भगवान बलराम की मूर्ति स्थल बोहर, बैलगाड़ी में बैठे संगीतकारों की मूर्ति शुद्ध, गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा, शेष सैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति फिजिलपुर, और सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीर थानेसर से प्राप्त हुई है। इसके बाद जो फैक्ट बच जाते हैं वो हम अभी साथ साथ नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखो आप, भगवान विष्णु के आठवीं व 11वीं शताब्दी की वामन अवतार की मूर्ति, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये तोसाम की पहाड़ी, और तोसाम किस में पड़ता है? भिवानी में मिलता है, पड़ता है। तोसाम अभिलेख के बारे में मैंने पढ़ाया था, वहाँ ये फैक्ट आ चुका था, ठीक है। तो भगवान विष्णु के 8वीं व 11वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्ति कहाँ से मिली है? तोसाम की पहाड़ी से, ठीक है। इसके बाद आगे लिखो कि हरियाणा से जैन मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से मिली हैं। तो जैन जो मूर्तियाँ हैं वो मुख्यतः हांसी,
और रानीला से मिली है। हांसी हिसार में है, रानिया सिरसा में। ठीक है, इसके बाद है यज्ञ की मूर्तियाँ। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था, यज्ञ की मूर्तियाँ। तो ये कहाँ से मिली हैं? ये पलवल से मिली है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था? यज्ञ की मूर्ति कहाँ से मिली है? पलवल से। तो हरियाणा में कुषाणकालीन, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र, तो कुषाणकालीन मूर्तियों का जो मुख्य केंद्र था वो रोहतक था। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र हरियाणा में कौन सा हो गया? रोहतक। ठीक है, इसके बाद जो मूर्तियों का फैक्ट बचता है वो बचता है, इससे पहले मैं एक बार किलोई गांव के बारे में बताना चाहूँगा आपको। तो किलोई से रिलेटेड एक फैक्ट पूछा जाता है और एग्ज़ाम में शायद आपसे पूछा भी जा सकता है कि यहाँ के लोगों की अवधारणा है कि यहाँ 2000 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है। यहाँ से क्या मिला है? 2000 वर्ष पुराना शिवलिंग। और उस समय यहाँ 2 गांव बसते थे, तो इसलिए इसकी बहुत अधिक मान्यता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसी शिवलिंग के किनारे एक सरोवर है। ठीक है, जिसको कोकिला सरोवर बोलते हैं या कोकिल सरोवर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बारे में ये बोला जाता है कि इसी शिवलिंग के पास कपिल मुनि ने तपस्या की थी। ये जनश्रुति है वहाँ के लोगों की, इसीलिए इसको कपिलेश्वर धाम भी बोला जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 2000 वर्ष पुराना शिवलिंग कहाँ से मिला है? किलोई गांव से। क्या बोलते हैं इसको? कपिलेश्वर धाम। कपिल मुनि ने लोगों के अनुसार यहाँ तपस्या की थी, इसलिए बोलते हैं यहाँ कोकिल या कोकिला सरोवर भी बोला जाता है। ये इनके पास में स्थित है। इससे अलग मैंने आप लोगों को बताया था कि विष्णु भगवान की नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा जी को कहाँ दिखाया गया है? कमलनाथ तीर्थ या नाभि कमल तीर्थ कहाँ पर है? वो कुरुक्षेत्र में। ठीक है, वहाँ पर भी एक मूर्ति है जिसमें भगवान विष्णु की नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा जी को दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद है अष्टभुजी प्रतिमा। विष्णु के वराह अवतार की अष्टभुजी प्रतिमा। ये पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि वराह अवतार की जो अष्टभुजी प्रतिमा है वो हरियाणा में वराह तीर्थ से मिलती है। कहाँ मिली है वो? वराह तीर्थ में। कहाँ स्थापित है वराह तीर्थ? जो कहाँ है? जींद में। इसके अतिरिक्त एक जो प्रतिमा है वो ढोसी की पहाड़ी पर भी मिली है। कहाँ मिली है? ढोसी की पहाड़ी। और ढोसी की पहाड़ी जो ये कहाँ है? नारनौल में। इसी को अर्चिक पर्वत भी बोला जाता है। ऐसा भी मानते, च्यवन ऋषि का आश्रम था। च्यवन जो खाते हैं हम, उसकी भी शुरुआत यहीं से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्ज़ाम से रिलेटेड एक फैक्ट आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा। अष्ट धातु की शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति। तो ये कहाँ से मिली है? ये ढोसी की पहाड़ी से मिली है। ठीक है, तो ये थे जितने भी हरियाणा के मूर्तियों के फैक्ट जो मैंने आपको करवाए हैं। इनसे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और ये हमारा जो मूर्तियों का जो टॉपिक था या क्लास थी वो कंप्लीट होती है। इससे अलग जो फैक्ट बचते हैं उनको ढूंढो और इन्हीं नोट्स में लिखो, इससे अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले से कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ नहीं करवा रहा। जो बचा हुआ है वो काम आप लोगों को करना है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, मेहनत आपकी है,
करना भी आपको एग्ज़ाम क्रैक आपसे ही होगा, मेरे से हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट करवा रहा हूँ और आई थिंक मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूँ, प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। तो एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होगा, सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलिए, अच्छी तैयारी कीजिए, जहाँ आप कमज़ोर हो उस पक्ष को और मजबूत कीजिए। और दूसरा है कि MCQ के चक्कर में ना पड़िए भाई, अगर MCQ के चक्कर में पड़ गए तो बेड़ा गर्क करवा लिया, क्योंकि तैयारी कभी भी MCQ से नहीं होती। आप लोगों ने एक अलग ही ट्रेंड चला दिया है, आपको क्लास चाहिए तो MCQ की चाहिए, आपको बैच चाहिए तो MCQ का चाहिए। अरे मूर्खों, MCQ से क्या होता है? MCQ तो तब किए जाते हैं जब आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप शुरुआत तैयारी की MCQ से करोगे तो खुद का बेड़ा गर्क खुद ही करवा रहे हो, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं हो रहे आपके, और वो फिर आदत पड़ गई तो वही कहते हैं ना, गलत लत जब पड़ जाती है वो जल्दी से छूटती नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, तैयारी करनी, पहले बेस क्लियर करो, फिर पूरे डीप से पढ़ो, उसके बाद MCQ में आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किए जा सकते हैं। उससे तैयारी और बढ़ेगी, लेकिन वो तब बढ़ेगी जब आपने तैयारी पहले से कर रखी है। डायरेक्ट MCQ पे जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी सोच है, मेरा काम था आप लोगों को बताना, सूचित करना, वो मैंने कर दिया है। अब आप अपनी तैयारी में किस प्रकार से सुधार लाते हो वो आप पे निर्भर है, क्योंकि कहता तो हर कोई है, मैं आपको कितना भी समझा लूँ, करना आप ही को है। तो जो भी मैं फिर से यही कहूँगा कि अपना जो तैयारी करने का तरीका है उसको बदलिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी, ये हमारी 7th क्लास है। जैसे ही हरियाणा जीके कंप्लीट होगी उसके बाद साइंस करेंगे, और टॉपिक फिर हम अच्छे करेंगे सारे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी टॉपिक कराऊंगा फुल डिटेल से करवाऊंगा। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल हरियाणा शास्त्र के नाम से है, और हरियाणा शास्त्र के नाम से हमारा पेज भी है, और एक ग्रुप है हमारा फेसबुक पर, तो वो भी आप, एक टेलीग्राम चैनल भी है, वो उससे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द होगी।